नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर। पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक जारी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। हमास सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 6 इस्राएली बंधकों को आज करेगा रिहा। वहीं गाजा युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। गृह मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस समय पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक चल रही है। अमित शाह इसके बाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के हीरक जयंती समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री महा आवास अभियान 2024 और 25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत 20 लाख आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण और 10 लाख आवास लाभार्थियों को पहली किस्त का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस दौरे पर जाएंगे। 12 मार्च को मॉरिशस में स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन होना है। पीएम मोदी इसी समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने इस समारोह के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा था। पीएम मोदी ने जब इसके लिए हामी भरी तो मॉरिशस के पीएम ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बताया कि इस साल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे और ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। In the context of the celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed as I said, His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor. In spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States, he has agreed to be here as our special guest. The visit of Sri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और CPC पोलित ब्यूरो के सदस्य से मुलाकात की। उन्होंने वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच G20 को संरक्षित रखने में भारत और चीन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच सीधी उड़ानों तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक सार्थक चर्चा की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। External Affairs Minister and Chinese Foreign Minister, His Excellency Wang Yi, met on the sidelines of G20. The meeting lasted for about 30 minutes. The two ministers reviewed developments
in our bilateral relationship, specifically the management of peace and tranquility in border areas, Kailash Mansarovar Yatra resumption, trans-border rivers, flight connectivity, and travel facilitation were discussed. There was also an exchange of views on G20 and SCO. अमेरिका द्वारा डिपोर्टेशन उड़ानों के संचालन की खबरों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पनामा पहुंचे लोगों में फिलहाल यह सत्यापित किया जा रहा है कि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे लोग भारतीय नागरिक हैं या नहीं। यदि पुष्टि होती है तो भारत उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापस लाने की व्यवस्था करेगा। डिपोर्टीज अमेरिका से पनामा लाया गया है, इनको होटल में रखा गया है। उसमें से कुछ लोग भारतीय नागरिक हो सकते हैं। इसकी पुष्टि तभी होगी जब इनका वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका वेरिफिकेशन हम कर लेंगे। उनको दस्तावेज जारी किया जाएगा ताकि उनको फिर वहां से अपना घर भारत वापस लाया जाए। इसके साथ उन्होंने बताया कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर भारत का रुख साफ है। भारत ने युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने पर जोर दिया है। Our position on this particular issue is very clear. We called for and we have maintained this consistently that we want both parties involved to resort to dialogue and diplomacy and take this process forward. Our Prime Minister, when he was addressing the press conference in Washington, yet again made it very clear that this is not an era of war and that there is no solution for any conflict on the battlefield. So our position has been consistent and our position remains that dialogue and diplomacy is the way forward. $21 मिलियन के यूएसएड के खुलासे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप और फंडिंग के बारे में जो खुलासा किया गया है वह चिंताजनक है। यूएसएड की एक्टिविटीज और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है। इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में। हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति संभाजीनगर में एसबी कॉलेज में संविधान जागरूकता वर्ष और अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जगदीप धनखड़ एलोरा में कृष्णेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और एलोरा गुफाओं का भी दौरा करेंगे। और बात कांग्रेस की, जिसको एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कांग्रेस में सब ठीक नहीं लग रहा है। एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, जिसमें नया नाम अब शशि थरूर का है। कांग्रेस और पार्टी के सांसद शशि थरूर के बीच आपसी मतभेद इतने बढ़ गए हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करने लगे हैं। शशि थरूर पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने की उन्होंने मांग की है। कांग्रेस अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर के प्रति बिल्कुल भी नरम रवैया नहीं दिखा रही है। थरूर के साथ हुई बातचीत के बावजूद भी राहुल गांधी ने गिले शिकवे या सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबर है कि कांग्रेस अब थरूर के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शशि थरूर ने भी अपनी पार्टी कांग्रेस से कहा है कि पार्टी उनकी जगह स्पष्ट करे। दरअसल कांग्रेस शशि थरूर से नाराज चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि थरूर ने पार्टी की नीतियों से हटकर कुछ मामलों पर अपनी राय दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात की थरूर ने सराहना की थी। यहाँ तक कि उन्होंने केरल की एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीति की प्रशंसा की, जहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। खबर ये भी है कि अब थरूर पूरी तरह से पार्टी से हटने का मन बना चुके हैं। थरूर को लगता है कि उनको पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलता है। उन्हें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया, जो उन्होंने खुद गठित किया था। उन्होंने ये भी कहा उन्हें प्रमुख बहसों में अवसर नहीं दिया जाता है। नाराज शशि थरूर ने राहुल गांधी से पूछा है कि उनका कांग्रेस में क्या काम है। वहीं थरूर ने कांग्रेस के युवा विंग की जिम्मेदारी लेने के संकेत दिए थे, लेकिन राहुल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठी वार्ता आज चंडीगढ़ में होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
किसानों का प्रतिनिधित्व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर करेंगे। बैठक 28 किसान नेता भी इस बैठक में पहुंचेंगे। दरअसल एमएसपी गारंटी कानून सहित कई अन्य मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पिछले 1 साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कर रहा है। आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस मेले की थीम उन्नत कृषि विकसित भारत पर केंद्रित है। इसमें ICAR, IRI के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, FPO, उद्यमियों, स्टार्टअप्स, सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा नए तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी भी होगी। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश दुनिया के निवेशक भोपाल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल की पहचान ताल तलैयों के शहर की भी है। इसके साथ ही भोपाल मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। भोपाल के व्यापारी संघ ने इस आयोजन के लिए खास तैयारियां की हैं। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में भोपाल के विभिन्न व्यापारी संघ के अध्यक्षों ने बताया कि वो मेहमानों को अतिथि देवो भव की भावना से रूबरू कराएंगे। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। ताल तलैयों का शहर भोपाल और भोपाल की ब्रांडिंग कमाल का भोपाल के रूप में की जा रही है। व्यापारिक संगठन जितने भी भोपाल में हैं, कई सारे बाज़ार हैं भोपाल में जो ऐतिहासिक बाज़ार हैं, कई साल पुराने बाज़ार हैं, और जब भोपाल लोग आते हैं तो उन बाज़ारों को नाम से पहचानते हैं और वो वहाँ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। वो लोग जो विदेशों से आ रहे हैं या मध्य प्रदेश के बाहर से यहाँ पहुँच रहे हैं, वो लोग जब भोपाल के बारे में अगर कुछ जानना चाहेंगे तो व्यापारी संगठन किस तरीके से तैयार है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात की जाए या तमाम व्यापारी संगठनों की बात की जाए तो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग एसोसिएशंस के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, एक बड़ा मौका भोपाल के लिए आ रहा है, कैसे आप लोग तैयार हैं? ये भोपाल के लिए बहुत गर्व की बात है। ये GIS मीट हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए के नेतृत्व में, जिसमें प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे 24 तारीख को। इसमें देश विदेश के सभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। ये भोपाल के लिए बहुत गर्व की बात है। ये भोपाल झीलों का शहर है और मैं कोचिंग एसोसिएशन से यहाँ पे आया हूँ और हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरे वीक में हम पूरे स्टाफ सहित अपने एसोसिएशन के सभी लोगों को अवेयर करेंगे कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको सुविधा देने के लिए हम जो भी वो क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, उन्हें बताएं और उनका स्वागत करें और सभी लोग अच्छा व्यवहार रखें, स्वच्छ रखें अपनी कॉलोनी और उसको। तो यही हमारा लक्ष्य है। वो पुराने भोपाल के लिए खासियत है कि हमेशा जाम लगा रहता है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि पुराने भोपाल में बहुत उत्साह है और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि जाम है या क्या है। जो भी गेस्ट आ रहे हैं सब तहे दिल से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वेलकम करेंगे। भोपाल का फ्यूचर बहुत ही सुनहरी स्थिति में आने वाला है। जिस तरीके की तैयारी भोपाल में हुई है, बहुत चमक गया है भोपाल। भोपाली भाषा में बोले तो चमचमा रहा है। बाकी मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी डेलीगेट आएगा, किसी भी तरीके का कोई भी गेस्ट रहेगा तो उसकी पूरी हेल्प करी जाएगी। हमारी एसोसिएशन इसको सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरीके का किसी भी गेस्ट को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो लोग तैयार हैं, लोग ये भोपाल के व्यापारी संघ के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं। और जब डेलीगेट्स यहाँ पहुँचेंगे, निवेशक यहाँ पहुँचेंगे, जब भोपाल की गलियों में घूमेंगे, भोपाल के चौक चौराहों में जाएंगे तो वो कमाल का जो भोपाल है वो देख पाएँ, इसके लिए भव्य तैयारियां कर चुके हैं। कैमरामैन गौरव निरूडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और आइए बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 41वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। मेला प्रशासन का दावा है कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रविवार तक ये संख्या 60 करोड़ पार कर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार शाम 1.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ के समापन में अब महज
4 दिन बचे हैं। आखिरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि पर है। ऐसे में श्रद्धालु की संख्या और बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। श्रद्धालु की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए यूपी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। पिछले दिनों मची भगदड़ को रोकने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा स्थल यानी होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। अजमेरी गेट की तरफ से एक बड़े पंडाल में यात्रियों की ज़रूरत की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी एरिया में मुसाफिरों को सुरक्षा के घेरे में सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है ताकि अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। प्रतीक्षा स्थल से प्लेटफॉर्म तक का क्या इंतजाम है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं तो उसके ठीक दाहिनी तरफ अजमेरी गेट साइड में ये होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिस होल्डिंग एरिया में मुसाफिर को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लोग टिकट खरीद सकते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है और क्या क्या सुविधा दी गई है, इस पर हम बातचीत करेंगे उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय से, जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव अभी जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। इस होल्डिंग एरिया में 15 अनरिजर्व टिकटिंग काउंटर, 10 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है। साथ ही साथ में आप देख लें खाने पीने की व्यवस्था है, 2 पूछताछ काउंटर हैं, साथ में अटैच एक मोबाइल टॉयलेट है और साथ ही साथ डिलक्स टॉयलेट भी इसके साथ में अटैच है ताकि लोगों को यहाँ पर वेट करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हर प्रकार से सहूलियत रहे। देखिए टिकट काउंटर है जिसमें से एक टिकट काउंटर महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है ताकि हमारी जो महिला यात्री हैं वो किसी तरह से परेशान ना हो, आराम से टिकट मिले। देखिए हमारे आरपीएफ के जवान भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो भी प्रयागराज जाने की हमारी स्पेशल ट्रेन हैं वो सारी की सारी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी ताकि लोगों को फुट ओवर ब्रिज न चढ़ना पड़े या सीढ़ियां न चढ़ना पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म का ये एस्केलेटर है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो आरक्षित श्रेणी के जो मुसाफिर हैं वो यहाँ से आराम से आ रहे हैं। जाने की व्यवस्था यहाँ से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह के स्टैम्पिड को रोका जा सके, भगदड़ को रोका जा सके। और हमारी दाहिनी तरफ अगर देखेंगे तो ये बैरिकेड किया गया है मुसाफिरों को। हमारे कैमरामैन जोशी आपको दिखाएंगे दाहिनी तरफ का इलाका कि यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, मुसाफिरों को यहाँ पर रखा गया है। आरपीएफ के जो जवान हैं वो आरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हैं, वो उन्हें गाइड कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। तो फिर गाड़ी जब प्लेस होगी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर, फिर यहाँ से वो सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। अब हम होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये जो मुसाफिरों को रखा गया है ये बैरिकेड कर, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ पर रखकर फिर अब उसको प्लेस कर रहे हैं? इसका उद्देश्य ये है ना कि ये हमारे प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु हैं तो जिन्होंने अनरिजर्व टिकट ले रखा है तो इनको यहाँ होल्ड करा रहे हैं। जैसे ही प्रयागराज जाने वाली गाड़ी प्लेस होगी प्लेटफॉर्म पे तो इनको रेगुलेटेड मैनर में अंदर की तरफ एंट्री दी जाएगी। अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे ये वो मुसाफिर हैं जिन्हें 16 नंबर प्लेटफॉर्म से पर ही बैरिकेड कर इनको रोक कर रखा गया है ताकि जब इनकी ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो तो ये आराम से अपने ट्रेन के भीतर दाखिल हो जाएं। ये प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जो है वो खड़ी हो रही है और जब लोग यहाँ पर जब गाड़ी आती है तो यहाँ से आरपीएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग उन्हें उनके बॉगी तक पहुँचाते हैं, पूरी सुरक्षा घेरे के बीच से उन्हें ले जाकर, ताकि किसी भी तरह की भगदड़ की स्थिति को रोका जा सके। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और प्रयागराज में देश दुनिया के श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक तत्व लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने में भी जुटे हैं। ये लोग महाकुंभ के नाम पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट को प्रसारित कर रहे हैं। हालांकि अब यूपी पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुट चुकी है। यूपी पुलिस ने अब तक ऐसे 137 सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित कर कार्रवाई की है जो महाकुंभ के बारे में लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इन अकाउंट्स के जरिए असामाजिक तत्व लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में जुटे थे। ये लोग अलग अलग स्थानों के वीडियो को महाकुंभ का बताकर लोगों में भ्रम और डर पैदा करने में जुटे थे। हाल ही में इन अकाउंट्स की मदद से यह दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की गई कि महाकुंभ में स्नान करने आई महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब ऐसे लोगों पर पैनी नज़र बनाए हुए है। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है।
धर्म और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का आयोजन नमो घाट पर चल रहा है, जिसमें काशी और तमिल दो संस्कृतियों को आपस में एक दूसरे से परिचित होने का मौका मिल रहा है। इस कड़ी में घाट पर कई क्षेत्रीय उत्पादों के स्टॉल लगे हैं, जो काशी से जुड़ी हुई विभिन्न धरोहर को तमिल और अन्य पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इन स्टॉल्स में से एक है गुलाबी मीनाकारी से जुड़े हुए हस्तशिल्प का स्टॉल। इस स्टॉल का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। प्रधानमंत्री की सोच का एक नमूना है काशी तमिल संगमम, और मैं जिस स्टॉल पे खड़ा हूं ये वाराणसी की पहचान के रूप में गुलाबी मीनाकारी, इसको भी ब्रांडिंग की है प्रधानमंत्री ने। और एक युवा कलाकार हैं जो गुलाबी मीनाकारी के लिए काम करते हैं, रोहन विश्वकर्मा, ये इसमें अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। रोहन, ये जो काशी तमिल संगमम चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? और चूंकि ये गुलाबी मीनाकारी का काम आप कर रहे हैं तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? हम रोहन विश्वकर्मा हैं, स्टेट अवार्डी वाराणसी से। मेरे पिता रमेश कुमार विश्वकर्मा नेशनल अवार्डी। हम 6वीं पीढ़ी इस काम करने वाले। आज प्रधानमंत्री जी के वजह से हमारा कला जीवित हो गया है और हम इस कला को एक समय रहा कि विलुप्ति को हो रहा है। और आज ये कला का समझ लीजिए बहुत ज्यादा डिमांड है। हर कोई आज इस कला को समझता है कि ये कला आर्ट है और इसको वाराणसी क्या विदेशों से भी लोग इसको परचेज करने आते हैं। जैसे हमारे पास यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, हर जगह से अभी कल फिलिपींस से लोग आए थे मेरे यहाँ से सामान परचेज करने। ये पीकॉक हमने बनाया है, ये पूरा प्योर चांदी का बनाया है हमने ये पीकॉक। और उसके ऊपर जो मीना कलर देख रहे हैं ये मीनाकारी हुआ, और जो व्हाइट के ऊपर आप पिंक कलर देख रहे हैं इसी को गुलाबी मीनाकारी करते हैं। इसको हम लोग गोल्ड के पाउडर से ऑक्सीडाइज करके पेंटिंग करते हैं और इसको 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर में हीटिंग करना पड़ता है। करीब ये 7 से 8 बार स्टेप होता है हम लोग का। और हम इस काम को अच्छा लगता है कि आज हम 6वीं पीढ़ी होकर हम अपना पूर्वजों का काम संभाले हुए हैं और इस काम को आगे हम बढ़ा रहे हैं। और हमारे अच्छा लगता है कि आज काशी तमिल समागम में भी हमने इसको पार्टिसिपेट करके लोगों को अपना काम के बारे में बताया। यहाँ से भी हमको अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। ये प्रधानमंत्री की जो सोच है और काशी के सांसद भी हैं कि किस तरह से जो विरासत है वो युवाओं के हाथ में विकास के माध्यम से दिखाई दे रही है। और काशी तमिल संगमम जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की उदाहरण को इस नमो घाट पर पेश कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तैयार है वेव्स 2025। जी हां, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया और रियाद में सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। आप देखिए खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में कई बैठकें की, जिसमें द्विपक्षीय मीडिया साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इन बैठकों से भारत में होने वाले आगामी सम्मेलन को गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में फ्यूचर ऑफ मीडिया प्रमुख सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संजय जाजू ने सऊदी मीडिया फोरम में आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग टूल, नवाचार और विकास के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया, जिसमें भारत की डिजिटल मीडिया प्रगति और आगामी वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब की विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने इन बैठकों को सार्थक बताया। We had wonderful discussions and we could extend the invite that our Honorable Minister has given to the Minister for Media here in Saudi Arabia, and we are very hopeful of the participation of a good Saudi delegation to WAVES, the World Audio Visual and Entertainment Summit. This an MOU with the Saudi Broadcasting Authority, and among the various meetings that were held, it was decided that the scope of the cooperation and coordination between the various entities on the Indian side and the Saudi side would be enhanced in the days to come. The Saudi representatives have also agreed to participate on a large scale in the WAVES summit. We were able to connect very extensively with the Saudi policymakers, Saudi industry, and various other entities which are very important for bilateral collaborations.
We had a very productive meeting with the Deputy Minister of Media, a team from Ministry of Investment, the CEO of the Saudi Broadcasting Authority, the Vice President of Saudi Press Agency, CEO of Saudi Research and Media Group, and many other entities. In all these interactions, we were also able to promote the WAVE Summit, which is upcoming in India, and we see there is a lot of interest among the Saudi entities. वेव्स 2025 एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक मंच है जिसे भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट और XR में नए अवसरों का पता लगाने के लिए रचनाकारों, उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों को एक साथ लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।